इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीटीएससी एएनएम पोस्ट 8938 का जो पद आने वाला है उसके लिए एमसीक्यू, ठीक है, जिसका टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन, विसंक्रमण, जिसको रोगाणुनाशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जिस भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता होगा फटाफट उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सी विधि भौतिक संक्रमण यानी कि फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए में है ऑटोक्लेविंग, बी में है ग्लूटाल्डिहाइड, सी में है फॉर्मल्डिहाइड और डी में है अल्कोहल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि भौतिक विसंक्रमण के जो अंतर्गत आती है वो होती है ऑटोक्लेविंग। क्या होती है? ऑटोक्लेविंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव में सामान्यतः कितना तापमान और दबाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 10 IBS दबाव, बी में है 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 15 IBS दबाव, सी में है 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 20 IBS दबाव और डी में है 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 15 IBS दबाव। तो ऑटोक्लेव में जनरली तापमान की बात करें और प्रेशर की तो वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 15 IBS दबाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ऑटोक्लेविंग की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 5 से 10 मिनट, बी में है 15 से 20 मिनट, सी में है 45 से 60 मिनट और डी में है 2 घंटे। तो ऑटोक्लेविंग की सामान्य समय अवधि की बात करें तो वो होती है 15 से 20 मिनट, यानी कि 15 से 20 मिनट में ऑटोक्लेविंग किया जा सकता है, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट एयर ओवन में विसंक्रमण के लिए उपयुक्त तापमान और समय क्या है। ऑप्शन ए में है 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए, बी में है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 2 घंटे के लिए, सी में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए और डी में है 80 डिग्री सेंटीग्रेड 4 घंटे के लिए। तो हॉट एयर ओवन में विसंक्रमण के लिए जो उपयुक्त तापमान और समय होता है वो होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट एयर ओवन विसंक्रमण की किस विधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है नम ऊष्मा, बी में है शुष्क ऊष्मा, सी में है रासायनिक विधि, डी में है विकिरण विधि। तो हॉट एयर ओवन विसंक्रमण की शुष्क ऊष्मा की विधि है। किसकी विधि है? शुष्क ऊष्मा की उदाहरण की विधि है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और आप लोग फटाफट इसका कमेंट में लिखते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, ताकि लास्ट में आपको ये पता लग सके कि आपने 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है, आपने कितना तैयारी किया है। आप अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैंची हो गया, संदस हो गया, फॉरसेप्स जिसको बोलते हैं, को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। ऑप्शन ए में है उबालना, बी में है ऑटोक्लेविंग, सी में है एंटीसेप्टिक में डुबोना और डी में है धूप में सुखाना। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ गया? फॉरसेप्स आ गया, सीजर आ गया। ये सब चीज़ को विसंक्रमण करने का सबसे उत्तम तरीका की बात करें, सर्वोत्तम तरीका की बात करें तो वो होता है ऑटोक्लेविंग। क्या होता है? ऑटोक्लेविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है पानी को उबालने से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होते हैं। यानी कि सोचिए कि पानी को उबाल दिया जा रहा है, उसके बाद भी सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं हो रहा है, वो कौन सा सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन ए में दिया गया है बैक्टीरिया, बी में है फंगस, सी में है बैक्टीरियल स्पोर्स, डी में है वायरस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल स्पोर्स जो है नष्ट नहीं होते हैं। पानी को आप कितना भी बॉइल्ड कर लीजिए लेकिन जो है बैक्टीरियल स्पोर्स ये नष्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्कोप और सिस्टोस्कोप जैसे
नाजुक उपकरण को रासायनिक रूप से विसंक्रमित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है 2% ग्लूटरलिडाइड, बी में है 70% अल्कोहल, सी में है आयोडीन सॉल्यूशन और डी में है ब्लीचिंग पाउडर। तो एंडोस्कोप और सिस्टोस्कोप जैसे जो नाजुक उपकरण होते हैं ये सब, तो इनको रासायनिक रूप से विसंक्रमित करने के लिए जो है 2% ग्लूटरालिहाइड का यूज किया जाता है। 2% ग्लूटरालिहाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडेक्स में उपकरणों को पूर्ण विसंक्रमण करने के लिए कितने समय तक डुबो कर रखना चाहिए? ऑप्शन ए में है 10 से 20 मिनट, बी में है 30 मिनट, सी में है 10 घंटे और डी में है 2 घंटे। तो सीडेक्स में उपकरणों को पूर्ण स्टेरिलाइजेशन के लिए जो है 10 घंटे डुबो को रखना चाहिए। कितना घंटे? 10 घंटे डुबो करके रखना चाहिए। अगर आप लोग स्टेरिलाइजेशन थ्योरी पढ़ करके अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आई थिंक सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए आप लोग पढ़ने के लिए, ताकि जो क्वेश्चन आंसर नहीं आता है उसको वीडियो को पॉज करके उसको लिखते जाइए, ठीक है, ताकि आपको भविष्य में जो है दिक्कत ना हो, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली पासूचीकरण विधि की खोज किसने की? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कोच, बी में है लुई पास्चर, सी में है जोसेफ लिस्टर, डी में है एडवर्ड जेनर। तो सुरक्षित दूध को सुरक्षित रखने के लिए जो अपनाई जाने वाली पासूचीकरण विधि है उसकी खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। कौन की थी? लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासूचीकरण की होल्डर विधि में दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए में है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, बी में है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, सी में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए और डी में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए। तो पासूचीकरण के होल्डर विधि में दूध को जो है 63 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासूचीकरण की फ्लैश विधि में तापमान और समय क्या होता है? पासूचीकरण की फ्लैश विधि में तापमान और समय क्या होता है? ऑप्शन ए में है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट, बी में है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट, सी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट और डी में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकंड। तो यहाँ पर पासूचीकरण की फ्लैश विधि में तापमान और समय जो होता है वो होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर और सुइयों को विसंक्रमित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है इथाइलिन ऑक्साइड, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो डिस्पोजल प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर और सुइयों को विसंक्रमित करने के लिए जो है इथाइलिन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इथाइलिन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ETO का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है डिसइंफेक्टेड, बी में है एंटीसेप्टिक, सी में है स्ट्रेलेंट और डी में है एंटीबायोटिक। तो जीवित ऊतकों यानी कि लिविंग टिश्यू पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग में जो रसायन लिया जाता है उस रसायन का नाम है एंटीसेप्टिक। उस रसायन का नाम है क्या है? एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है फर्श, दीवारों और बेड पेन जैसी निर्जीव वस्तुओं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को साफ करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में एंटीसेप्टिक, बी में है डिसइंफेक्टेड, सी में एंटीबायोटिक, डी में है वैक्सीन। तो फर्श, दीवारों और बेड पेन जैसी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को साफ किया जाता है, जिस रसायन का उपयोग किया जाता है साफ करने टाइम, उस रसायन का नाम है डिसइंफेक्टेड यानी कि रोगाणुनाशक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा को साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्जिकल एस्पिरिट में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए में है 70% आइसोप्रोपिल इथाइल अल्कोहल, बी में है 100%
20% शुद्ध अल्कोहल, सी में है 20% ग्लूटाल्डिहाइड और डी में है 5% फॉर्मलिन। तो स्किन को साफ करने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है सर्जिकल स्पिरिट, वह मुख्य रूप से जो है 70% आइसोप्रोपिल यानी कि इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, जिससे स्किन को साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर और वार्डो को हवा से मुक्त सूक्ष्म जीवों के लिए सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है क्लोरीन गैस, बी में है फॉर्मल्डिहाइड गैस, सी में है हीलियम गैस, डी में है मीथेन गैस। तो ऑपरेशन थिएटर और वार्डो को हवा से मुक्त सूक्ष्म जीव के लिए सामान्यतः जो है फॉर्मल्डिहाइड गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैविक सूचक ऑटोक्लेव की प्रभावकारिता जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है बैसिलस एंथ्रेसिस, बी में है जियोबैसिलस एस्ट्रियोथर्मोफिलस, सी में है कोलोस्ट्रिडियम टेटानी और डी में है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ पर जैविक सूचक ऑटोक्लेव की प्रभावकारिता जांचने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह है जियोबैसिलस एस्टीरोथियोफार्मलिसस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हॉट एयर ओवन की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए किस जैविक सूचक का उपयोग किया जाता है? हॉट एयर ओवन की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए ऑप्शन ए में क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, बी में है बैसिलस एट्रोफियस, सी में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी में है ई कोलाई। तो हॉट एयर ओवन की कार्यप्रणाली जांचने के लिए जो है उपयोग किया जाता है बैसिलस एट्रोफियस का। किसका? बैसिलस एट्रोफियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर मीडिया जिसमें शर्करा हो उसे विसंक्रमित करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगातार 3 दिनों तक गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है पासुचीकरण, बी में है टिंडल डिहाइजेशन, सी में है ऑटोक्लेविंग और डी में है इंसिनरेशन। तो कल्चर मीडिया जिसमें शर्करा होती है उसको विसंक्रमित करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगातार 3 दिन तक जो गर्म करने की विधि होती है उस विधि को जाना जाता है टिंडलाइजेशन के नाम से। उस विधि को क्या किस नाम से जाना जाता है? टिंडलाइजेशन विधि की नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के संक्रामक अपशिष्ट जैसे कटे हुए अंग, पट्टियाँ और प्लेसेंटा को जलाकर राख करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ऑटोक्लेविंग, बी में है इंसिनरेशन, सी में है टिंडलाइजेशन, डी में है सैनिटाइजेशन। तो अस्पताल के संक्रामक अपशिष्ट जैसे कि कटे हुए जो अंग होते हैं, पट्टियाँ होती है और प्लेसेंटा को जलाकर राख करने की जो विधि होती है उसको कहा जाता है इंसिनरेशन। उसको क्या कहा जाता है? इंसिनरेशन, भस्मीकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनोक्यूलेशन लूप और सीधे तार को प्रयोगशाला में विसंक्रमित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑप्शन ए में है हॉट एयर ओवन, बी में है रेडी हीट, सी में है ऑटोक्लेव, डी में है अल्कोहल में धोना। तो इनोक्यूलेशन लूप और सीधे तार को प्रयोगशाला में विसंक्रमित करने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है रेड हीट, लाल गर्म करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम, एंटीबायोटिक, सॉल्यूशन और विटामिन जो गर्मी से नष्ट हो सकते हैं उन्हें किस विधि द्वारा साफ विसंक्रमित किया जाता है? ऑप्शन ए में है पासुचीकरण, बी में है फिल्ट्रेशन, सी में है ऑटोक्लेविंग, डी में है इंसिनरेशन। तो सीरम, एंटीबायोटिक, सॉल्यूशन और विटामिन जो गर्मी से नष्ट हो सकते हैं उन्हें जो है फिल्ट्रेशन विधि से साफ किया जा सकता है, विसंक्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अस्पताल में कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन पता है आप लोग को कि अस्पताल में कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है ऑटोक्लेविंग विधि, बी में है गामा विकिरण एवं रासायनिक विधि को, सी में है उबलते पानी की विधि को, डी में है हॉट एयर ओवन विधि को। तो अस्पताल में कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के रूप में जो जाना जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर गामा विकिरण एवं रासायनिक विधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को चिकित्सा जगत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, बी में है जीवाणु विज्ञान के जनक, सी में है टीकाकरण के जनक, डी में है शरीर रचना विज्ञान के जनक। तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को चिकित्सा जनक में जो है
एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सॉरी ए हो जाएगा सही। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। और ये भी क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को चिकित्सा जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोल हैंड वॉशिंग के लिए सबसे अधिक प्रभावी एंटीसेप्टिक माना जाता है? ऑप्शन ए में है सोडियम हाइपोक्लोराइड, बी में है क्लोरोडेहेक्सिन और ग्लूकोनेट, सी में है फॉर्मेलिन लिक्विड, डी में है बोरिक एसिड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि हैंड वॉशिंग के लिए सबसे प्रभावी एंटीसेप्टिक की बात करें तो वो होता है क्लोरोहेक्सिडिन और ग्लूकोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है HIV या हेपेटाइटिस बी वायरस से दूषित रक्त के धब्बों को साफ करने के लिए सर्वोत्तम रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए में है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, बी में है 70% अल्कोहल, सी में है साबलन सॉल्यूशन, डी में है डिटॉल सॉल्यूशन। तो HIV या हेपेटाइटिस बी वायरस से दूषित रक्त के धब्बों को साफ करने के लिए जो सर्वोत्तम रसायन का उपयोग किया जाता है वो होता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को विसंक्रमित करने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है केवल हानिकारक बैक्टीरिया का नष्ट होना, बी में है बीजाणु सहित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का पूर्ण विनाश, सी में है वस्तु से केवल धूल मिट्टी का हटना, डी में है केवल वायरस का निष्क्रिय होना। तो किसी वस्तु को स्टेरिलाइज कहने का जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो होता है बीजाणु यानी कि स्पोर्स सहित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का पूर्ण रूप से विनाश करना। ठीक है, तो आप लोग स्टेरिलाइज्ड कहने का अर्थ समझ गए कि बीजाणु सहित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का पूर्ण रूप से विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव के अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेवार होता है? ऑप्शन ए में अतिरिक्त बिजली, बी में है दबाव के तहत संतृप्त भाप, सी में है रसायन गैसें, डी में है शुष्क गर्म हवा। तो ऑटोक्लेव के अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए जो जिम्मेवार होता है वो होता है दबाव के तहत संतृप्त भाप, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि ग्लास से बने सामान जैसे कि टेस्ट ट्यूब पिपेट को सुखाने और विसंक्रमित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए में है ऑटोक्लेविंग, बी में है हॉट एयर ओवन, सी में है उबलना, डी में है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ग्लास से बने होते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब, पिपेट, यह सबको सुखाने के लिए और विसंक्रमित करने के लिए जो सबसे अच्छी खास विधि होती है वो होती है हॉट एयर ओवन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। और जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे 30 में 30 सही है वो ज़रूर बताइएगा, और आपकी तैयारी किस प्रकार से है वो आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है तो थ्योरी पढ़िए, आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेस दिला सकता है। यहाँ पर आके प्रैक्टिस करिए डेली। यहाँ पर अब MCQ वीडियो डाला जाएगा BTSC ANM के लिए, और जल्दी वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग तैयार रहिए। आप लोग की अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो वैकेंसी कभी भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा, आराम से सफलता आपको मिलेगी। लेकिन तैयारी डेली करिए, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू रखेंगे तभी आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए। ठीक है।